चलिए देखते हैं। हमारे बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं बीएसटी की बात करूं, बिजनेस स्टडी, और क्लास मैं बात करने जा रहा हूं आपका 11th का, ठीक है ना। इसके अंदर जो टर्म 1 है, अभी आपका फर्स्ट टर्म आएगा। और फर्स्ट टर्म में अगर मैं, हर किताब में ना अलग अलग चैप्टर्स दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर भी अलग अलग चैप्टर को अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है। लेकिन मैं आर के सिंघला की बात करूं तो एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब हमारे कितने तरीके के हम बिजनेसेस करते हैं उसके बारे में जानना लिख रखा है। वैसे तो देखा जाए तो हम जो बिजनेस कितने तरीके के करते हैं, जैसे अगर मैं अकेले बिजनेस करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरे बिजनेस जो चल रहा है वो इंडिविजुअल के फॉर्म में चल रहा है। मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं रख रहा। मेरे पास 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए लिया और मैंने अपना कोई एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सब्जी बेचने लग गया या कुछ भी करने लग गया, Amazon फ्लिपकार्ट पे कुछ भी काम करने लग गया। तो अगर मैं इस तरीके का बिजनेस कर रहा हूं तो बोलूंगा मैं इंडिविजुअल कर रहा हूं, जिसको बोला गया कि भैया ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। इसको बोला गया सोल प्रोप्राइटर। दूसरा, अगर मैं दो लोगों से मिलके काम कर लूं, पार्टनरशिप। अगर मैं दो लोगों के साथ मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं और मेरा दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको बोला गया कि भैया ये जो बिजनेस है ये कौन सा बिजनेस होगा, हमारा पार्टनरशिप होगा। तीसरे, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, कंपनी। अब कंपनी क्या होता है, हमें जब कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो एक वर्ड होता है हमारा, अभी हम देखेंगे भी, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक वर्ड होता है हमारा लिमिटेड। अगर ये वर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के आगे लगा लेता है तो उसके ऊपर भरोसा जाग जाता है। मैंने कहा कि मेरा, आप जहां भी जॉब करने जाते हो, अगर आपके पेरेंट्स कोई जॉब करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो मान लेते हैं कि आप में से कुछ के बोलते हैं कि हमारे भैया वहां काम करते हैं, इस कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, लेट सपोज अज्यूम कि कपड़े की दुकान पे। तो माइंड में एक इमेज आता है यार, कपड़े की दुकान पे ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि इस प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन बढ़ता है, चल भाई कंपनी के अंदर काम कर रहा है, बढ़िया कंपनी में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसको कि बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ता है, तो वो अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रन करता है। अगर अकेले चलाएगा बिजनेस को तो क्या बोलेंगे उसको, भैया इंडिविजुअली है। अगर हम दो व्यक्ति, या मैक्सिमम यहाँ पे ना 20 पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और 50 भी है, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो उसके हिसाब से कंपनी हो गया। चौथे नंबर पे पारिवारिक बिजनेस चलाना है तो उसको बोलते हैं HUF। पांचवें नंबर पे अगर देखा जाए तो अमूल, अमूल आपने नाम सुना होगा, अमूल जो दूध वाला है, ये मिल्क वगैरह आता है। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अपना एक संगठन बना के करते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिक्स की मैं बात करूं तो ऐसे ही होते हैं हमारे लोकल अथॉरिटी। सेवन की बात करूं तो आर्टिफिशियल पर्सन। अगर मैं एट की बात करूं तो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नाइन की बात करूं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इतने सारे तरीके के बिजनेसेस होते हैं। अब सर, हमारे सिलेबस के अंदर लोकल अथॉरिटी क्या होता है, देखो जो सरकारी कंपनी है, जैसे कि डीटीसी हो गया, आपका स्कूल है, ये भी एक बिजनेस का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को सैलरी दी जा रही है, आपसे फीस लिए जा रहे हैं, भले ही नॉमिनल लिया जा रहा है, सरकार इसको डोनेशन दे रही है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी। जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये इनका भी एक तरीके से बिजनेस ही माना जाता है, चंदा आता है, उसका हिसाब किताब बनाना है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। अब दो व्यक्ति ने आपस में मिलके जॉइंट वेंचर कर लिया पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला मैं एक बिल्डर हूं, और मैंने एक बोला कि भैया मैं इस बिल्डिंग का पूरा ठेका ले रहा हूं, मैं तो बनाऊंगा। और भाई पेंटर, तुझे इस बिल्डिंग का पेंट करना है,
कारपेंटर तुझे इस बिल्डिंग में फर्नीचर का काम करना है, इलेक्ट्रिशियन तुझे इतने का, हम तीनों चारों मिलके इसका ठेका लेते हैं और फिर आपस में जब बिल्डिंग खत्म होगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो हो जाता है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं, जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे, मैं भी बिजनेस स्टडी स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं इतना बता रहा हूँ कि हमारे कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। अब इसमें से हमें 11वीं क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर एक तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाया जाता है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है, एचयूएफ के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये बाकी के ये जो है ना, इससे बोला गया कि अभी आपको इसमें ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं जानने की जरूरत है, आगे कभी फ्यूचर में जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, सिंपली अगर मैं बात करूं पढ़ने की, तो हम जो पढ़ेंगे अभी, हमारा जो चैप्टर नंबर 2, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, मैंने इसको सिंपल, देखो मैं कोशिश ये करूंगा कि बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो नाम दे रखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा ऐसा नाम लग रहा है, मतलब कि मन को ऐसा नहीं लग रहा कि भैया कि ये कोई नाम है जो याद करने वाला। मैं बहुत सिंपल सिंपल वर्ड यूज करूंगा, आप उसको नाम को पढ़ के एग्जाम में यूज कर सकते हो। मैंने बोला भाई टाइप ऑफ बिजनेस बोल दिया इसको, इस चैप्टर का नाम क्या बोल दिया कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जिससे आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर भी आ जाए कि हाँ भाई ऐसा भी बिजनेस होता है ऐसा। तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में कौन काम करेगा, सिर्फ मिस्टर ए अकेला ही अपना सब कुछ कर रहा है, प्रॉफिट भी खुद लेगा, लॉस भी खुद बियर करेगा, पूंजी भी खुद लगाएगा, इसके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। इस बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। इसके बाद हमारा एचयूएफ, एचयूएफ एक परिवार वाला होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक मेन मुखिया होता है, मेन मुखिया, और ये सारे बिजनेस को चलाते हैं, जिसके नाम के आगे आपने कई बार देखा होगा SON और ऐसे करके S लगा होता है, सन्स, या फिर लगा होता है BRO, ब्रदर्स। तो ऐसे बिजनेसेस को एचयूएफ बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म, जैसे मान लिया जाए ए और बी दो लोगों ने मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट किया, आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर बड़े सारे चीजें, नियम है, सोल प्रोप्राइटर में भी नियम है, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा तो आपको क्लियरिटी होगा। ऐसे ही हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया अमूल का, और बेसिकली आप भी कॉर्पोरेट सोसाइटी बना सकते हो। जैसे कि मान लो कोई दिक्कत है, अमूल पता है कैसे बना था, अमूल बनने का रीजन था कि गांव जो थे, जितने भी ग्वाले थे, उनका हरियाणा साइड में, यूपी साइड में क्या होता था, दूध ना वो गांव में ही बेच पाते थे, शहर तक बेच ही नहीं पाते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने बोला कि एक काम करो, तुम सारा दूध ना मेरे पास इकट्ठा करो और मैं शहर में ले जाके तुम्हारा बेच दूंगा। तो गांव वाले ने बोला भैया मैं तुम्हें दे तो दूंगा लेकिन पैसे तो कम। उस व्यक्ति ने बोला मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि मैं आपके पैसे दूंगा, आपने मुझे अगर 50 लीटर दूध ला के दिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपके 50 लीटर के तो पैसे दूंगा ही, और इस दूध को मैं शहर में ले जाके बेचूंगा। तो इस तरीके से संगठन इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। अब भी यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, सारे गांव वाले आते हैं और जितने भी मिल्क होता है वो सारा इसको दे के जाते हैं, और देने के बाद ये क्या कहता है, शहर शहर पैकिंग करके और दूसरे फॉर्मेट में जैसे भी है ये पहुंचा देता है। तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको अमूल मैंने एग्जांपल लिया। मेन हमारा एक कंपनी है, तो कंपनी क्या होता है, किसी के नाम के आगे पीवीटी और एलटीडी लगाना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपनी बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला जो पॉइंट शुरू करेंगे ना, सबसे ज्यादा बड़ा लेंदी इसमें कंपनी ही वाला पार्ट है, तो हम पहला पार्ट ना कंपनी का स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम अगर पढ़ने के हिसाब से देखें तो मैं सिंपल सी चीज करूं अगर मैं बात करूं कंपनी की, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी। तो मैं अपने कोचिंग सेंटर की ही बात करूं, जैसे हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है शिक्षा धाम। अब शिक्षा धाम इससे पहले नून एज हम विनिंग एज स्टडी पॉइंट के नाम से चलाते थे, अब मैंने उसको बंद ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, क्योंकि दो दो नाम से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, और विनिंग एज स्टडी पॉइंट थोड़ा सा नाम ना बड़ा लग रहा था मुझे कि भाई लेंदी नाम है, तो उसको हटा के थोड़ा सा शॉर्ट नेम कर दिया। अब मैं इस बिजनेस को लेके ना काफी कॉन्शियस हूँ कि इस बिजनेस को हम कैसे एक्सपेंड करें। आए दिन मैं सोचता रहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनी जो ट्यूशन का काम करते हैं ना, और अगर वो बड़े लेवल पे करते हैं, उस कंपनी को पता है कौन सी कंपनी बोलते हैं, एड टेक कंपनी।
मतलब एजुकेशन, एड इसलिए बोल देते हैं, एजुकेशन टेक कंपनी, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चला रहा है। इसके अंदर जैसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, अनअकैडमी आपने सुना होगा, पीडब्ल्यू आपने सुना है, बायजू सुना है आपने, और भी काफी सारे जो आप जिसको आप नोनली जानते हो, मैंने उसका नाम बताया है। ऐसे हर फील्ड के अंदर बहुत सारी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो मुझे भी एक टेंशन है कि मैं भी अपने बिजनेस को ना एक एक्सपेंड करके ले जाऊं, और मेरा पर्पस है, क्योंकि मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूं जहां पे, क्योंकि बिजनेस अगर आपको चलाना है ना, तो सबसे पहले वो आप गैप ढूंढिए जहां पे कोई भी नहीं है। अगर उस गैप को आप ढूंढ लेते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, तो आपका काम थोड़ा आसानी से बन जाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं चाहता कि मैं 10th और 11th, 10th को पढ़ाऊं, तो 10th में ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में यूट्यूब पे प्लेयर हैं, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जब 10th में बहुत सारे, एक बार वीडियो ढूंढो, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, हजारों टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये मार्केट तो थोड़ा बहुत कैसा है, बहुत ज्यादा क्राउडी है, तो मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे 11th 12th के अंदर भी जो मैं ऑनलाइन जाना चाहूँ, तो इस पे भी बहुत सारे मार्केट प्लेयर हैं 11th 12th के अंदर भी, जो कि पढ़ा रहे हैं। साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो मैं नीट आईआईटी जेई के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो भैया किसका है, कॉमर्स का है। तो मैंने स्टार्ट किया कि यार मैं ना, यहाँ पे एक मार्केट ऐसा है, दैट इज अ बीकॉम। बीकॉम एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई भी कोचिंग सेंटर इजीली आपको अवेलेबल ही नहीं होता। बीकॉम हो गया आपका, एमकॉम हो गया, यानी 12वीं के बाद जब आप अपनी आगे की पढ़ाई करोगे ना, तो आपको बीकॉम करना होता है। अब बीकॉम के बाद जब आगे की पढ़ाई करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एमकॉम, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं। इसके अलावा आप एमबीए हो गया, इस तरीके से। हाँ, एक और फील्ड आ जाता है जो कि सीए आ जाता है, सीएस, इसमें भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड लगा जिसके अंदर भैया कोचिंग सेंटर है ही नहीं, ना के बराबर कोचिंग सेंटर है। ना ऑफलाइन है, ना ऑनलाइन है, ना कोई ऑफलाइन पढ़ाता है, ना ऑनलाइन पढ़ाता है। तो मुझे ये मार्केट समझ में आया, तो मैंने इस मार्केट को शिक्षा धाम से 2020 के अंदर, जब कोविड आया था, तो जितने भी ऑफलाइन ट्यूटर थे, कोविड के टाइम पे सभी के सभी बंद हो गए थे। आपको पता होगा कि सारे ट्यूशन सेंटर बंद हो गए बाद में। तो मुझे जब कोविड के टाइम पे जब बंद हुआ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई, अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता रहा, ऑफलाइन ट्यूशन चलाता रहा, तो ये सर्वाइवल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। 1.5 से 2 साल कोचिंग बंद होना आसान काम नहीं था। मुझे लग रहा था यार बहुत अच्छे हैं, मैं 11th 12th में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मजे आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ ये। लेकिन जब इस तरीके का एक नेचुरल देखा जाए, क्लाइमेट चेंज होता है या कुछ भी होता है, तो बड़ी दिक्कत होने लगी। तो मैंने उसी टाइम पे फैसला किया 2020 के अंदर। 2021, एक साल तो मुझे बड़ा परेशानी हुई कि भैया क्या करें। 2020 और 21 में मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, ऑनलाइन जाऊंगा। हालांकि मैं ऑनलाइन की बात करूं, तो मैं 2014 से ऑनलाइन में पढ़ा रहा था, 2014 से। मेरे पास सारे थे, यूट्यूब पे आप देखोगे, जब पुरानी वीडियो देखोगे ना लास्ट में जाके, तो आपको 2014 15 16 की भी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मेरी पढ़ाई हुई। तो भाई मुझे लगा यार, अब मुझे प्रॉपर ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ऑनलाइन पे फोकस करने का मतलब है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, और सबसे मेन ऑनलाइन में पता है क्या होता है, ट्रस्ट। जब हम स्टार्टिंग में आए ना ऑनलाइन, तो हमें 11वीं के बच्चों को अप्रोच कर रहे थे, हमने कुछ कॉलिंग कराई कि भाई हम ना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और पहले फीस जो थी ना, इनफैक्ट अभी भी फीस देखोगे ना, तो 11th क्लास की जो स्टैंडर्ड फीस ऑफलाइन में जाओगे ना, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 25,000 रुपए, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट्स का 25 से लेके आपको 40,000 रुपए तक की फीस मिल जाती है। वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, जो कि 1 साल का एनुअल फीस रहता है ये, 25 से लेके 40, पूरा पैकेज का सिस्टम हो गया है ये कुछ 11th में, पहले नहीं था लेकिन अब हो चुका है। आप नियर बाय रानी बाग चले जाओ, नियर बाय साउथ एक्स चले जाओ, और जो होम ट्यूशन पढ़ते हैं ना 11वीं 12वीं के अंदर, उनका होता है चार्जेस क्या, आपका 700 से 800 रुपए, 700 से 800 रुपए आपका ये चार्ज होता है पर आवर। यानी मैं एक दिन आऊंगा और 2 घंटे पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं 800 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे 1600 रुपए दीजिए मुझे। तो ये चार्ज होता है इसके अंदर। तो एक मार्केट में इतना बड़ा गैप था, तो मैंने ये सोचा यार इसको मैं ऑनलाइन लेके जाता हूँ, और एक फीस को क्या करता हूँ, मिनिमम करता हूँ। और मैं स्टार्टिंग में बोलता था कि भाई मेरा नाम शिक्षा धाम है, और 1,000 रुपए में हम आपको पूरी 11वीं पढ़ाएंगे। जहां 25 से 26 हजार फीस है, वहां मैंने बोला 1,000 रुपए में पढ़ाएंगे। तो लोग बाग पता है क्या कहते थे, यार तुम फ्रॉड कर लिया तो तुमने, अगर पैसे लेके भाग गए, हम तो आपको जानते भी नहीं है, कैसे रिकॉग्नाइज करें।
अगर देखा जाए तो और भी मार्केट में प्लेयर है। तो एक ना विश्वास नहीं हो रहा था हमारे ऊपर लोगों का, कुछ लोग को डेमो भी दे रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी मैसेज आता है, व्हाट्सअप आता है कोचिंग का कि आ जाओ हम आपको करा देंगे, आपसे हम 500 रुपये ही फीस लेंगे, लेकिन आपको मैं 11वीं पूरे अच्छे से पढ़ा दूंगा पूरे साल। तो आपको विश्वास नहीं होगा यार, 500 में क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है अपने फ्यूचर के साथ। तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि मैं ना अपने इंस्टीट्यूट को ना एक रजिस्ट्रेशन करवा लूं। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मेरे साथ ना काफी सारे नोन में जितने भी मेरे साथ, क्योंकि मैं आ गया टीचिंग लाइन में और मेरे साथ जितने फ्रेंड सर्कल में थे वो सब सीए की लाइन में चले गए। कोई सीए की लाइन में चले गया, कोई एमबीए के, तो वो ऑलरेडी अभी चार्टेड अकाउंटेंट है सभी, जो कि मेरे पास भी शिक्षा धाम पे पढ़ाते हैं। 2 सीए हैं जो कि पढ़ाते हैं बीकॉम वालों को। तो वो उस लाइन में चले गए। मैंने उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इसको ना रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने से होगा क्या, नाम के आगे आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और ऑनलाइन इंटरनेट पे भी तुम अवेलेबल हो जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने में उन्होंने मुझे क्या सलाह दिया कि भाई देखो तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ना, तो या तो तुम बनवा लो इसको प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या फिर इसको बनवा लो आप लिमिटेड। दो उन्होंने सजेशन किया, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। पीवीटी और डॉट और ऐसे एलटीडी लग जाता है, ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड दो उन्होंने बोला। तो मैंने पूछा भाई इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, तो पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो मेरे माइंड में आइडिया आ ही गया था। और क्या आइडिया आया मेरे माइंड के अंदर कि मुझे अपने ट्यूशन को बहुत बड़े स्केल पे ले जाना है और एक ब्रांड बना के चलना है हमें इंस्टीट्यूट को। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, ये मेरे माइंड में आइडिया आ चुका है, यानी मैं पहली बार अगर मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो आइडिया ही आता है। तो मेरे माइंड में क्या हुआ, ये आइडिया आ गया कि मेरे को बिल्डअप करना है, बहुत अच्छे से करना है। उसने बोला भाई इसको ना रजिस्ट्रेशन कराओ। तो मैंने अपने फ्रेंड सीए से पूछा कि भाई एक बात बताओ कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना होगा। उसने बोला कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। तो उसने मुझे बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट बताए कि इसको प्रिपेयर कर लो जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई बताओ कौन से डॉक्यूमेंट है। तो बोला सबसे पहले डॉक्यूमेंट के से पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बोला, मैंने पूछा किस चीज का। सबसे पहले डिसाइड करो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। मैंने बोला भाई दोनों में फर्क क्या है। बोला इसके अंदर ना आपका रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। अब ये कंप्लाइंसेस क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन खूब सारे फॉलो करने पड़ते हैं और यहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती। आपकी कंपनी के अंदर कोई भी कुछ भी जानकारी ले सकता है और मैं नहीं चाहता अगर कि कोई मेरी कंपनी के बारे में अंदर की बातें जाने, कितनी सेल है, कितनी प्रॉफिट है, कितनी इनकम है। तो उसने बोला फिर तुम प्राइवेट लिमिटेड करा लो। मैंने बोला चलो। बोला दोनों के लिए डॉक्यूमेंट सेम ही लगना होता है। तो सबसे पहले एक नाम सोचो। तब हमने नाम डिसाइड किया कि शिक्षा धाम। कहीं भी पहले इंटरनेट पे ढूंढा कि भाई कोई शिक्षा धाम के नाम से है तो नहीं, कोई शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तो नहीं है। अगर पहले से कोई शिक्षा धाम होता तो मैं शिक्षा धाम नाम नहीं खोल पाता, क्योंकि नाम सेम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम। तो मैंने बहुत ही ढूंढा और सिंपल सोचने में तो मुझे एक ये नाम मिला जो कि पहले से कहीं भी कोई रजिस्टर्ड करवा ही नहीं रखा था। तो सबसे पहले मैंने नाम ढूंढा, तो चलो मेरा नाम एक कंप्लीट हो गया। नाम मेरा ढूंढने का टेंशन। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक ना एड्रेस भी आपको बताना पड़ेगा जहाँ पे आपका बिजनेस रहेगा। तो पहले मैं एड्रेस यहाँ आई ब्लॉक I10-11 था, यहाँ पे मैं अपना ट्यूशन चला रहा था, तो मैंने उसी का एड्रेस दिया और वहां पे ही मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे बताया। मैंने बोला इसी एड्रेस पे होगा। बोला जीएसटी नंबर वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो मेरा उसी एड्रेस पे जीएसटी नंबर वगैरह भी मैंने सब कुछ ले लिया। जीएसटी लेने का एक अलग प्रोसेस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, तो वो ले लिया। उसके बाद बोला भैया तू करेगा क्या क्या, तो अपने ऑब्जेक्ट बता। मैंने बोला भाई मेरा ऑब्जेक्ट तो एक ही काम है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो बोला हाँ ट्यूशन तो पढ़ाएगा, लेकिन ये भी बताना होगा तुझे गवर्नमेंट को, क्योंकि तू रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा तू फर्स्ट क्लास पढ़ाएगा, सेकंड क्लास पढ़ाएगा, या 10th क्लास पढ़ाएगा, या 12th क्लास पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कॉलेज पढ़ाएगा, रेगुलर पढ़ाएगा, कौन सा पढ़ाएगा, सारी। तो मैंने सारा डिटेल यहाँ पे लिखा और मैंने मेनली बोला मैं भैया मैं तो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ 11th को और 12th को और बीकॉम को और एमकॉम को। मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊंगा और इन सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, वेरी क्लियर कि भैया मैं ये करने वाला हूं, ठीक है ना। तो नाम भी मैंने ढूंढ लिया, एड्रेस भी मैंने यहाँ ट्यूशन का दे दिया और मैंने ऑब्जेक्ट भी
यहाँ पे बता दिया कि मेरे ऑब्जेक्ट ये रहने वाले हैं। उसके बाद एक और पॉइंट बोला कि भैया तुझे एक ना चौथा पॉइंट देखना पड़ेगा, और चौथा पॉइंट ये होगा कि तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए कि तुम जब आगे बिजनेस करोगे तो लोन लोगे या नहीं लोगे, लोन को लेना है या नहीं लेना है। तो मैंने बोला लोन लेना है, तो उस टाइम पे मुझे लगा यार फ्यूचर में मुझे लोन लेना भी पड़ सकता है ना, कि अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मुझे अगर एक और स्टूडियो खोलना है तो एक स्टूडियो में इतना नहीं आसान है। अगर मैं एक स्टूडियो, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम मान के चलो एक स्टूडियो को सेटअप करने में लगता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट के अंदर। तो मुझे अगर पैसे लेने भी पड़े तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं अपनी कितनी कितनी लाइबिलिटी रख सकता हूँ फ्यूचर में, ये मैंने पॉइंट बना के लिख दिया। बोला कि इसके बाद कंपनी का सबसे मेन फीचर होता है कि वो ना पैसों को पब्लिक से इकट्ठा कर सकता है। पब्लिक से कैसे, कि कंपनी चाहे तो 10-10 रुपए करके किसी भी पर्सन से पैसे को इकट्ठा कर सकता है। अब मैं उस टाइम पे बोला कि उसने कि अगर तुझे लगता है कि तेरा कोई साथ देगा तो उससे कुछ पैसे ले ले। तो मैंने कुछ दोस्तों से पैसे लिए। तो दोस्तों से जिससे भी पैसे लिए, मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, अभी मैं हम कंपनी बना रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी का 5% हिस्सेदारी दे दूंगा। 5% अपनी कंपनी, अगर तुम 50,000 रुपए मुझे कोई भी देगा ना उस टाइम पे, जो भी देता, मैंने बोला भैया मुझे 50,000 रुपए दे दो, और मैं अपनी कंपनी अगर फ्यूचर में कमाती है तो मैं तुम्हें 5% अपनी कंपनी का हिस्सा क्या करूंगा, दे दूंगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए साल में कमाया तो 5,000 तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें पूंजी कितनी लगानी पड़ेगी, 50,000। तो कितने लोगों से, मैंने काफी लोगों से मांगा, जिसमें उसमें से 5-7 लोगों ने लगभग लगभग तैयार हुए और पेमेंट मुझे दिया। लेकिन इतनी जल्दी 2022, 23, 24 बहुत आसान काम नहीं था कि प्रॉफिट में आना, खर्चा रहता है। तो सभी लोगों से मैंने पैसा इकट्ठा किया, जो कि 50,000 किया। उसने बोला कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, कितने भी ले सकते हो, मिनिमम आप ले सकते हो इनसे, कितना मिनिमम ले सकते हो। अगर मैं पहले दूसरे तीसरे चौथा पांचवा पॉइंट उसने मुझे बताया कि भैया अपनी कैपिटल को डिसाइड करो आप। तो उसने बोला तुम मिनिमम ले सकते हो इनसे, पता है कितना, 10 रुपए, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब आपको मिनिमम लगता है, पता है 10 रुपए बड़ा ही कम है, क्या है यार 10 रुपए, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं हम, रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू। तो ऐसा लगेगा यार मिनिमम क्या ही है, ये छोटा सा 10 रुपए कौन देगा, ऐसा ही होता है। आप मान लो इंडिया की आबादी 100 करोड़ है, 100 करोड़ से अगर मैं 10-10 रुपए ले लूँ तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 1,000 करोड़ हो जाएंगे ना 100 करोड़ से। तो देखो कितना रुपए नंबर। तो रिलायंस, टाटा, ये सब है ना, इन्होंने 10-10 रुपए इकट्ठा करके फिर अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया। इनके पास कहीं से ऐसे इतने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे लोगों के पैसे लगे हुए हैं बहुत सारे, इनके तो कम है, लेकिन मेजोरिटी देखा जाए तो इन्होंने रखा हुआ है 30-40% इनके हैं, बाकी 70% किसके लगे हुए हैं, लोगों के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा सरकार का 51% उसकी हिस्सेदारी है, बाकी 49% हम जैसे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे मुझे एक अपने कैपिटल का सारा डिटेल देना पड़ा। उसके बाद बोला कि भाई तू इसमें अंदर जो तेरे साथ ये कैपिटल में बंदे हैं ना, इन सभी के नाम, आधार कार्ड और पेन नंबर सब कुछ डिटेल रख ले। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा था सब्सक्रिप्शन, यानी जो मेरे शेयर खरीद रहे थे, मैंने वहां पे नाम रखा, वहां पे मैंने एड्रेस रखा, उनके सभी के पेन कार्ड, आधार कार्ड जो था डिटेल ले लिया। तो शुरुआती टाइम पे मेरे से 6 पॉइंट्स इन्होंने फिल करवाए कि ये पॉइंट पहले बना ले और डॉक्यूमेंट बना ले। और ये डॉक्यूमेंट भी बनता है ना, बड़ा ऐसे प्रिंटेड होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं लिख के दे दिया, उनका फॉर्म नहीं होता, प्रिंटेड टाइपिंग टाइपिंग के साथ होना चाहिए। बोला पहला डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट ना तू अपनी कंपनी के अपने क्या बना ले, रूल एंड रेगुलेशन बना ले। क्या बना ले, अपनी कंपनी के रूल एंड। मैंने बोला क्या रूल एंड रेगुलेशन भाई, कितने बजे दुकान खोलेगा, कितने बजे बंद करेगा, ये भी है। तू कंपनी के अंदर कब एक्सपेंशन करेगा, कब कंपनी में प्रॉफिट बांटेगा, कब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन बना ले। तो मुझे 2 डॉक्यूमेंट बोले, एक तो ये सारे नाम वाले और एक ये सारे रूल एंड रेगुलेशन। तो मैंने बोला भाई 2 डॉक्यूमेंट मैंने बना लिए। उसने बोला अच्छा ठीक है, तूने 2 डॉक्यूमेंट बना लिया। तो अब वो चीजें क्या थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी। दो कि दिल्ली के अंदर ना आप जाओगे ना, तो आईटीओ नाम सुना है आपने, आईटीओ नाम सुना है। यहाँ से देखा जाए इंद्रप्रस्थ, प्रगति मैदान का नाम सुना है आपने आसपास, जहाँ पे ट्रेड फेयर वगैरह लगता है, तो वहीं पे ना सारा। अगर मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफिस की बात करूं तो वहीं पे है, सीए इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहीं पे है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहाँ सरकारी बड़े बड़े दफ्तर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो मुझे एक तो ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे आरओसी के पास चला जाऊं और यहाँ मैं अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर दूं, मैं जमा कर दूं।
ऐसे हो सकता है। दूसरा, ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन क्या था हमारा, अगर आरओसी की मैं देखूं तो इसकी वेबसाइट होती है एमसीए, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया, एमसीए। तो इनकी वेबसाइट पे मुझे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ वीडीएफ बनाए अच्छे से। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे मुझे अपलोड करना था। तो जब 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा था ना, तो जैसे ही मैंने सब कुछ फॉर्म भरा, तो उसके बाद इसने बोला भैया डॉक्यूमेंट नंबर 1 दो, एमओए दो मुझे, और डॉक्यूमेंट नंबर 2 दो, एओए दो मुझे। तो मैंने बोला भैया एमओए क्या है, तो बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा तो 2 मेन डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने बातें लिखी थी, 6 बातें मैंने लिखी थी। पहला अपना नाम, दूसरा अपना एड्रेस, तीसरा उसमें क्या काम करूंगा, चौथा लाइबिलिटी क्या होगा, पांचवा उसमें कैपिटल कैसे होगा, छठा जो लोग कर रहे हैं काम मिलके उसके नाम। तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे दिया उसको और उसने अपलोड कर दिया। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब जिसमें अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कब ऑफिस खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, लोन लेंगे नहीं लेंगे, ये। तो ये 2 डॉक्यूमेंट मैंने क्या करा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। जैसे ही 2 डॉक्यूमेंट मैंने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के 30 दिन के बाद उसके साथ कुछ फीस भी जाती है, नॉमिनल सा फीस होता है जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। और सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सीए का सिग्नेचर होना या सीएस का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, तभी वैलिड माना जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये मानती है कि भैया तुम अगर खुद ही डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूं तो आप कुछ गलत सलत कुछ ऊपर नीचे कर दोगे पॉइंट को। तो इसके अच्छे जानकार कंपनी सेक्रेटरी माने जाते हैं या एक चार्टेड अकाउंटेंट माना जाता है, तो उसके सिग्नेचर होंगे तो वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैंने उनको दे दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, लगभग 30 दिन तक अपने पास डॉक्यूमेंट रखते हैं और सारा नाम वाम वेरीफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं कहीं भाई इसने ऑब्जेक्ट में ये तो नहीं दिख दिया कि स्मगलिंग स्मगलिंग करेगा और हमने अप्रूव कर दिया, ऐसे बिना देखे अपलोड कर दिया तो फिर बाद में बोलेगा मेरी कंपनी बन गई, गवर्नमेंट नहीं तो बनाया था। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स, एड्रेस, क्या काम कर रहे हैं, इनफैक्ट एड्रेस पे विजिट भी कर सके जाएंगे, एड्रेस पे आएंगे, हाँ भाई सही में बिजनेस है भी कि नहीं, कि इसने झूठ बोल के कर दिया है। तो सारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कितने टाइम लग गया, मेरे 30 दिन का टाइम लग गया। 30 दिन के बाद उन्होंने मुझे दे दिया क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही आया जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था। उसके बाद बोला गया भैया अगले 30 दिन का और समय दे रहे हैं, अपनी जितनी भी कैपिटल थी वो सारी लेके आ जाओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो उसको। तो मैंने 30 दिन और दिया और सारा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक और मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया, दैट इज हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी मैं अपने बिजनेस को अब क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद फिर मेरे फ्रेंड ने बताया भाई अब तू अपने नाम के आगे क्या बना सकता है, लगा सकता है शिक्षा धाम। शिक्षा धाम अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है, शिक्षा धाम, और इसके आगे अब लगा सकता है प्राइवेट लिमिटेड लगा सकता है। मैंने बोला अच्छा अब हम ऐसा काम कर सकते हैं, बोला हाँ शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड लगा सकता है। अब तेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और अब मुझे देना पड़ेगा पार्टी और मुझे पार्टी दे। मैंने तेरी कंपनी को क्या करवा दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया। तो मैंने शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, लगभग 30 से 40-50 दिन लग जाते हैं वेरिफिकेशन में। तो अगर मैं बोलूं अब मेरा जो बिजनेस है साधारण बिजनेस नहीं है, ये क्या हो गया, मेरा बिजनेस एक कंपनी हो गया। कंपनी का मतलब मैंने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट सरकार को दिए हैं और ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट जमा है सरकार के पास। तो शिक्षा धाम क्या हो गया, एक लीगल। तो सिंपल सी बात है, कंपनी बनाने के ये मैंने सारे आपको प्रोसेस बताए, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया, और यही चीजें आपको पढ़ना भी है। आपको अगर देखोगे आगे चल के तो यही सारी बातें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, कंपनी के कौन से मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, तो अभी मैंने बताया 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। कंपनी के कैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए। उसके बाद आइडिया आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्टेजेस हैं कुछ हमारे। तो इसी तरीके से हमने पूरे कंपनी, अब कंपनी के मेरे फायदे पता है क्या क्या होते हैं। फायदे ये होते हैं, एक तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, दूसरे मैं फंड को रेज कर सकता हूँ। फंड रेज क्या होता है, आज के टाइम पे देखा होगा आपने, बड़े छोटे छोटे कुछ बोलते हैं, जैसे जेप्टो कंपनी है, तो बोला जाता है कि 2 कॉलेज के लोगों ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्टअप, स्टार्टअप का नाम आप सुन रहे होगे आजकल के, स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप यही होता है कि हमारे पास आइडिया होता है, थोड़े पैसे हम लगाते हैं
और फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर हम उनको हमारा आइडिया पसंद आ जाता है तो वो क्या करते हैं, हमें बहुत सारा पैसा देते हैं और बदले में हमारी कंपनी का मेजर स्टेक खरीद लेते हैं। मेजर स्टेक खरीदने का मतलब प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा वो क्या करते हैं, बोलते हैं हमें दे दो। तो हम उसे, अगर वो चीजें एग्री हो जाते हैं, वो कर लेते हैं, तो हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में काफी मदद मिल जाता है। तो जितने भी बिजनेस है, हर किसी के अंदर जितने भी स्टार्टअप है, बिना फंडिंग, फंडिंग का मतलब है बड़े बिजनेसमैन उसको पैसा देते हैं। उनका लालच होता है कि यहाँ पे पैसे लगाओ, तो वो अगर 50 कंपनी में पैसे लगाते हैं तो एक कंपनी ऐसे निकलती है जो चल जाती है, जिससे सारा उनका लॉस भी रिकवर हो जाता है। तो शेयर बाजार में वो पैसा नहीं लगाते, वो फंड करते हैं। जैसे कि आप ले लो, जेप्टो ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ने तो खैर अपना खुद ही बनाया था, बाद में उन्होंने फंडिंग लिया था। या फिर आप जितने भी नए एप्लीकेशन, पीडब्ल्यू ले लो, इनको भी बहुत सारी फंडिंग मिली। बायजूस ले लो, अन अकेडमी ले लो, तो इनको बहुत फंडिंग मिली हुई थी, जिनको इसने यूज करके चला नहीं पाए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को मैंने इतना स्टडी किया, स्टडी करने के बाद एक बात पता चला कि सर्विस ना दो तरीके की, जब सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइड करने में सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत जरूरी है। अगर जो टीचर है, अगर वो टीचर नहीं है तो वो सिस्टम चल ही नहीं सकता। सेम कहानी था बायजू के साथ। बायजू का जो टीचर था, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, कंपनी डूब गई। अन अकेडमी के अंदर कोई टीचर ही नहीं था, उन्होंने सोचा इधर उधर से ले लेंगे, कर लेंगे, वो भी कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब थोड़ी बहुत बची हुई है, इधर उधर ऐड देखते होगे। पीडब्ल्यू इसलिए चल रहा है आपका, उसका मेन कोर है कि भैया जो मेन था अलग पांडे, अलग पांडे अभी भी कहीं ना कहीं हर किसी से देखोगे आए दिन सोशल मीडिया पे उसी के नाम पे है। पढ़ा कोई और रहा है, फोटो उसी की लगी होती है, तो वो अपने नाम पे चला रहा है कोचिंग। तो कोचिंग चलाना इतना आसान काम नहीं है। खैर, बीकॉम के अंदर हमने जब 2020 में थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2020 से लेके अब तक 21 में, 22 में, 23 में हमने थोड़ा स्टेबल किया। कॉलेज के अंदर जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 90% स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बाकी बिहार यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, हर जगह के बच्चे लगभग लगभग हमसे पढ़ रहे होते हैं अभी के टाइम पे बीकॉम के लिए, क्योंकि बीकॉम में कोई दूसरा मार्केट है ही नहीं। एक दो टीचर्स हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बस गिनती के टीचर्स हैं। लेकिन हम लाइव क्लासेस देते हैं और बाकी कोई टीचर लाइव क्लासेस नहीं देता है। और हमारी फीस देखो, हमने क्या रखा कि फीस जो है, अगर देखोगे तो मैं एक सब्जेक्ट 6 महीने पढ़ाता हूं, और फीस पता है मैं कितनी लेता हूं? सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए फीस लेता हूं मैं। कितनी फीस ले रहा हूं मैं? सिर्फ 350 रुपए। 6 महीने में लाइव आके पढ़ाऊंगा आपको, और फीस कितनी रहेगी? 350 रुपए, जितने में आपका 2 महीने का रिचार्ज भी नहीं होगा फोन का। ठीक है, उतना मैं 6 महीने पढ़ा रहा हूं। तो मैं इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहा हूं? इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। सबसे पहले, मैंने इस मार्केट के अंदर अपने आप को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर आए ना मार्केट में। क्योंकि अब कोई कंपटीटर, आप भी चाहते हो कि चलो सर ने बीकॉम पढ़ा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मैं भी चलता हूं बीकॉम पढ़ाने, तो सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए का सेटअप लगाना होगा। उसके बाद आपको 350 रुपए में जब आप पढ़ाओगे, अगर मान लो आपके पास 100 बच्चे भी आ गए, तो कितने हो गए आपके फीस? 35,000। 35,000 में आपका खर्चा भी नहीं चलना। तो मैं कंपटीशन को अंदर आने ही नहीं देना चाहता, दैट्स वाई ये फीस है। अगर मैं फीस आज 2,000 रखूंगा, तब भी मैं कोर्स को बेच पाऊंगा अपने ऑनलाइन को। ऐसी बात नहीं है नहीं बिकेगा, बिकेगा, 100% बिकेगा। मैं 1,000 रुपए रखूं तब भी बिकेगा, लेकिन मैं फीस ज्यादा नहीं रखना चाहता, मैं 350। उसके पीछे रीजन क्या है? मेरा एक कहीं ना कहीं थॉट है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लूं बिजनेस में कि दूसरा जब आए तो आते ही उसको अंदर देख के फिर वापस लौट जाए। एक होता है वो, मैंने एक रूल बनाया है, जो कि बायजूस और अनअकैडमी में नहीं करा। उन्होंने पता ही क्या करा? 2-2 लाख रुपए फीस वसूले हैं ऑनलाइन में। 2-2 लाख रुपए घर पे भेज देते थे एग्जीक्यूटिव, घर पे समझा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लोन दिला रहे हैं। मेन रीजन वो था बर्बाद होने का। पीडब्ल्यू क्यों सक्सेस है? फीस स्ट्रक्चर कम है, हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है। ऑनलाइन में 2,000, 3,000, 4,000 इतनी फीस रखी हुई है, जो कि मैं स्टिल कहता हूं कि फीस अभी भी उनकी ज्यादा है। आने वाले टाइम में 100% उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि और भी प्लेयर इस मार्केट के अंदर आएंगे, एजुकेशन टेक के अंदर। ठीक है ना? तो हमारा मेन है कि सबसे पहले फायदे क्या है? एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, तो पहला क्वेश्चन, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के क्वेश्चंस अगर देखें तो कंपनी में क्या पूछा जाता है हमसे कि भैया कंपनी को हम अगर देखें तो कितने पार्ट में मैं बांट देता हूं। सबसे पहले अगर हम कंपनी अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर मीनिंग कवर करेंगे, फिर फीचर कवर करेंगे, फिर लिमिटेशन कवर करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मीनिंग मैंने अभी आपको बताया भी है, और बस मुझे पढ़ना है और पॉइंट्स को आपको याद कराना है, दैट्स इट। जो मैंने पूरा पिक्चर बताया अभी, स्टोरी, ये रियल स्टोरी है, और रियल स्टोरी अगर आपको समझ में आया है तो आपको चैप्टर भी समझ में आ गया, मान के चलो आप।
दूसरा भैया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे बनता है, तो बनने के स्टेजेस है ना आपके, मैंने बताया ना। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, आइडिया आता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो वही प्रोसेस हो गया। मेन डॉक्यूमेंट कौन से है मैंने बताया आपको, एक कौन से मेन डॉक्यूमेंट है, एमओए और एओए। इसके बाद टाइप ऑफ कंपनी कितने होते हैं, 3 टाइप के कंपनी होते हैं। वैसे तो कंपनी काफी टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप का कंपनी गिवन है। कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। 3 टाइप के कंपनी आपके सिलेबस में है, जो कि हम पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये मात्र एक टॉपिक नहीं है, इन सभी में से क्वेश्चंस आएंगे आपके। सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो दैट इज चैप्टर नंबर आपका 2 है, और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से एक एक पार्ट हमने उठाया है, मैंने अगर बताया तो इसके अंदर कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5, पांचवे में से मैंने कौन सा पार्ट उठाया, सिर्फ एक पार्ट उठाया, और इसमें हर एक किसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर टॉपिक में से। मीनिंग में से आ जाएगा, फीचर में आ जाएगा, लिमिटेशन में से, इन तीनों में से किसी में आ जाएगा, या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में से कोई भी पॉइंट उठा के पूछ लेंगे। मेन डॉक्यूमेंट एओए और एमओए तो मान के चलो आएगा ही आएगा, इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जस्ट एक टॉपिक नहीं है, मान के चलो इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले बात करता हूं मैं मीनिंग ऑफ कंपनी की। मीनिंग ऑफ कंपनी, तो मीनिंग ऑफ कंपनी का मतलब होता है, किसी ने कंपनी की परिभाषा दी, तो 2 मीनिंग है। एक तो हमारा है कंपनी लॉ। अब देखो, जिनके पास पुरानी बुक है ना, कंपनी एक्ट 1956 लिखा होगा, क्योंकि बिजनेस स्टडी की बहुत बच्चों के पास पुरानी बुक होगी, तो कंपनीज एक्ट 1956 वो पुराना लिखा हुआ है। अभी जो कंपनीज एक्ट चलता है ना हमारा, पता है कौन सा चलता है, 2013। कंपनीज एक्ट कौन सा है हमारा, 2013। तो भैया लॉ के अंदर, एक लॉ के अंदर डेफिनेशन पता है कंपनी का क्या दे रखा है, मैंने पढ़ा उसको तो बड़ी हैरानी होगी आपको नाम भी सुन के। कंपनी वो है जिसने कंपनी एक्ट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया, डेफिनेशन खत्म। कंपनी की डेफिनेशन दो, कंपनी वो है जिसने अपने आपको रजिस्ट्रेशन करा दिया, कहां, कंपनी एक्ट 2013 में, उसे हम कंपनी बोलेंगे। यानी इस एक्ट के अंदर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, एमसीए के पास जाना पड़ता है, जो कि आरओसी है, सारा काम ये देखते हैं। तो मैंने अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा, कंपनी बन जाऊंगा। तो कंपनी की डेफिनेशन लॉ में ये है। अगर आप एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आ गया, कुछ याद नहीं है, तो कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट कॉल एज अ कंपनी, उसको क्या बोलेंगे हम, कंपनी बोल देंगे। लेकिन मुझे सबसे अच्छा डेफिनेशन इनका लगता है प्रोफेसर एल एच हैने का डेफिनेशन लगता है, एल एच हैने का। अब एल एच हैने कौन है, एक व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने एक परिभाषा दिया। उन्होंने कहा एक कंपनी क्या है, कंपनी इज आ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हुआ कंपनी के जो है एक कानून के नजरों में, लॉ के नजरों में एक व्यक्ति के तरीके से ट्रीट होगा, लेकिन बस उसके अंदर जान नहीं होगा, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो एक व्यक्ति के तरीके से ट्रीट होगा। जैसे आपने मान लिया जाए, आपने रिलायंस कंपनी का रिचार्ज करवाया, रिलायंस कंपनी का रिचार्ज करवाया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपने किसी कंपनी का टेलीविजन खरीदा, मान लेते सैमसंग का मोबाइल खरीदा, आपके साथ फ्रॉड हुआ, मोबाइल फोन चल नहीं रहा, गारंटी वाले दे नहीं रहे, तो आप उसके अगेंस्ट केस करोगे। तो जो आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई होगी वो उस कंपनी के ऊपर होगी, ना कि उस कंपनी के ऑनर के ऊपर होगी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए बोला गया कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका एक अपना अस्तित्व होता है। जैसे मैं इस कंपनी का एक काम करने वाला, अगर शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो वो एक अलग व्यक्ति है, शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड एक अलग है, और मैं इस कंपनी के अंदर पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपनी में पढ़ा रहा हूं। तो मैं आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हूं, मैं बोल भी सकता हूं और सुन भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। लेकिन जो दूसरा है शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड, वो ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, लेकिन वो एक कंपनी है जो कि सारी डील, अगर कोई बच्चा, मान लेते हैं कि सब बच्चों से मैंने फीस ले लिया ऑनलाइन में, अब मैंने बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो बोलेंगे भाई तुम्हारी कंपनी के पे केस कर दूंगा मैं। वो ये नहीं बोलेंगे मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, वो क्या कहेंगे, तुम्हारी कंपनी के ऊपर मैं केस कर दूंगा, नहीं तो हमारी फीस को क्या करो, वापस कर दो। तो बोला गया, इन्होंने बोला कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके अंदर हमारा जान नहीं होता, क्रिएटेड बाय लॉ, और ये कानून क्रिएट करता है। कौन सा लॉ कंपनी को क्रिएट करता है, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है भैया ये अलग होता है, मालिक अलग और बिजनेस अलग। इसका मतलब है आपका जो मालिक होगा वो भाई अलग होगा, और बिजनेस क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैं और मेरा बिजनेस दोनों सेपरेट है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा,
बिजनेस एंटिटी के नाम से पढ़ा है आपने कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक सेपरेट एंटिटी होता है परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन, इसके ऊपर जाओगे ना, ये चीजें जो पढ़ रहे हो ना, अब 12th में भी आएगा आपके, और आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में तो इस चैप्टर से जो कंपनी मैं बता रहा हूं, इससे 100 नंबर का पेपर बनेगा। कितने नंबर का पेपर बनेगा हमारा? 100 नंबर का पेपर आएगा। तो वहां पे तो बड़े डिटेल में हर चीजें पढ़नी पड़ेगी, कैसे कौन जाता है, हर एक स्टेप को पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। तो यहां पे देखा जाए तो क्या है, परपेचुअल ससेशन, जो कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लाखों करोड़ों मेंबर्स होते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि सभी के सभी मेंबर मर भी जाते हैं, तो उसके शेयर्स उसके परिवार वालों को ट्रांसफर हो जाएंगे और वो चलाने लगेगा उस कंपनी को। तो कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कंपनी खुद बंद ना करना चाहे। तो परपेचुअल ससेशन मतलब लगातार, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, ससेशन मतलब कभी बंद नहीं हो सकता, चलता रहेगा हमारा, ठीक है। एंड कॉमन सील, और क्या बोला इन्होंने, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? इसका स्टैंप जो होता है ना, आपने देखा होगा स्टैंप लगाते हैं, मोहर, सिग्नेचर जिसको बोल लो। जैसे आप किसी दुकान से खरीदोगे तो आपको अगर उसने वारंटी पेपर दे दिया, तो वारंटी पेपर पे पता है क्या करेंगे, अगर जो पेन से कर रहे हैं तो वो पेन वगैरह से लिखेंगे और उसके ऊपर स्टैंप मार के फिर देंगे। तो अब जब कभी भी कोई चीज खराब होता है तो वारंटी पेपर तभी वैलिड होगा जब आपके पास वो वारंटी कार्ड होगा। और वारंटी कार्ड कब वैलिड होगा? जब उस पर दुकान का स्टैंप लगा हो और डेट वगैरह डली हो। अगर स्टैंप डेट नहीं हो तो बोलेंगे भैया ये वैलिड नहीं है। तो जो स्टैम्प होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील। तो इन्होंने डेफिनेशन को लिखा ना, तो पता है क्या बोला? नंबर 1, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। नंबर 3 इन्होंने बोला परपेचुअल ससेशन है। नंबर 4 इन्होंने बोला इसके पास क्या है? कॉमन सील। और यही 4 बातें जो इन्होंने बताएं, यही इस कंपनी के फीचर्स भी माने जाते हैं। अगर मैं कंपनी के फीचर्स की बात करूं तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी लॉ की नजरों में अलग है और हमारे और अलग है, और ऑनर अलग और मालिक अलग। इसके बाद परपेचुअल ससेशन का मतलब कंपनी कभी बंद नहीं होता। इन सबको पता है ये पॉइंट कैसे लिखा इन्होंने? बड़े सारे केसेस हुए हैं जो कि अभी नहीं, आप बीकॉम में जाओगे तो जैसे ये वाला वर्ड है ना कि सेपरेट एंटिटी, तो इसके अंदर एक केस आता है सालोमन वर्सेस सालोवन, 1958 में केस हुआ था इंग्लैंड के अंदर। उस केस के अंदर कोर्ट का जजमेंट आया था कि भाई अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया तो बोला मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, इसको बंद इस तरीके से किया जाएगा तब है। ऐसे ही परपेचुअल ससेशन है हमारा, एक अलग मद्रास रबर फैक्ट्री का केस आया हुआ है। तो हर किसी के पीछे ना कोर्ट के जजमेंट है, लेकिन हमें वो जजमेंट अभी नहीं पढ़ना, और मैं उसको बता भी दूं अगर आपको तो कोई फायदा इतना नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4 जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, ये कंपनी के क्या है? फीचर। अब अगर आप मान लो कंपनी के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 10 रुपए। तो अगर आपने 10 रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा और मान लो कंपनी फ्रॉड कर गई, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 10 रुपए ही होगी, 10 से ज्यादा नहीं होगी। जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा वही जीरो हो सकता है। अब देखो ऐसे सोचो, जैसे मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर 1 करोड़ का लॉस हो गया, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो अब लॉस दोनों को ही लाना पड़ेगा, घर बेच के भी देना पड़ेगा। ऐसा होगा ना कि भाई लॉस हो गया है यार, उसके पैसे देने, उसके पैसे तो मैं अकेले थोड़ी दूंगा, तुझे भी देना पड़ेगा। तो आपने जितनी पूंजी लगाई है उससे ज्यादा भी आपको घर से लाके लॉस का भुगतान करना पड़ सकता है। मान लो आप अकेला बिजनेस कर रहे हो और आपने 5 करोड़ रुपए क्या करा, बैंक से लोन लेके काम किया और बिजनेस आपका डूब गया, तो आपको 5 करोड़ रुपए लौटाने नहीं लौटाने? लौटाने पड़ेंगे, अपने घर को भी बेचना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ये नहीं है। कंपनी के अंदर मेन फायदा है कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब मैं अगर 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी 10 के बराबर ही है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट इसके अंदर एक और ऐड हो जाता है हमारा, कि हमारी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हम अपने शेयर्स को, शेयर्स होता है इसके अंदर, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कैपिटल होता है ना तो उसको हम शेयर्स कहते हैं। तो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। मान लो मैंने कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो आप बोलोगे यार मेरे को अब इस कंपनी में नहीं रहना, कोई और, आप अपने 50 लाख रुपए उस कंपनी के शेयर्स अभी बेचो, कोई तुरंत खरीद लेगा, ऑनलाइन तुरंत खरीद लेते हैं और आपके पैसे इंस्टेंट आ जाते हैं। तो इजीली क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको। तो अगला पॉइंट, सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या कहता है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ और सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन
सील। तो अगर डेफिनेशन आपके पेपर में आता है, या तो ये आप ये डेफिनेशन पूरा लिखिए, याद भी आपको यही डेफिनेशन हर किताब में मिलेगा, दुनिया की हर किताब में ये डेफिनेशन मिल जाएगा। दूसरा जो मैंने बताया, कंपनी कौन होता है जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर देता है, किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी बोल देते हैं। अगला अगर मैं फीचर्स, इसमें से एक पॉइंट जरूर आएगा, फीचर बोल लो एडवांटेज बोल लो, दोनों में ये पॉइंट कवर हो सकता है। पहला पॉइंट अगर मैं देखूं फीचर के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, कानूनन तरीके से। कानूनन, इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस एंड ऑनर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कानून के नजरों में बिजनेस और मालिक क्या है? अलग है। तो इस तरीके से हम वहां से कह सकते हैं कि भैया ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इन दोनों का मतलब लगभग लगभग एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में ये समझाना है आपको पेपर में कि भैया ये सारे काम अपने बिहाफ पे करेगा और सारे जितने भी चीजें करेगा वो एक बिजनेस अपने नेम पे करेगा, ना कि ऑनर अपने नेम पे करेगा, क्योंकि ये एक अलग व्यक्ति है। तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। सेपरेट एंटिटी में क्या समझाना है कि हमारा बिजनेस अलग होता है और ऑनर क्या होता है हमारा? अलग होता है। इससे कहा जा सकता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कर रहे हैं। इसके फीचर, कंपनी बनने के सबसे मेन मेन फीचर्स हैं ये। इसके बाद परपेचुअल ससेशन, ये कभी बंद होगा या नहीं होगा? ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। इसके अंदर ना एक केस भी आया था कि कई बार ऐसा केस पूछ लेगा, मान लो 3-4 दोस्त हैं कंपनी के, वो मान लेते हैं, और ये केस लॉ कई बार बीकॉम में पूछा गया है कि कंपनी को जिसने बनाया 7 लोगों ने मिलकर बनाया। अभी हम आगे टाइप ऑफ कंपनी में बात करेंगे किसके लिए मिनिमम व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति, वो सारी चीजें। 7 लोगों ने मिलकर बनाया और वो एक साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, और उसकी कार क्या हुई? कार एक्सीडेंट में सातों के सातों मर गए। तो बताओ अब कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी चलेगी? तो जवाब है कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि जो उसके शेयर्स थे उसके परिवार वालों को ट्रांसफर हो जाएगा और कंपनी चलता रहेगा। वहीं से ये पॉइंट आया, कौन सा? परपेचुअल ससेशन। उसके परिवार वाले जिसके, हाँ क्या कह रहे हो? अगर देखो कंपनी बंद करना खुद ही चाह रहे हैं, सेल्फ सुओ मोटो, सुओ मोटो क्या आता है? अपनी इच्छा से, तब तो कंपनी बंद हो जाएगी। वैसे कभी कंपनी बंद, आप देखो ना, जैसे कि आइडिया इतने टाइम से लॉस में चल रहा था, आइडिया को फिर वोडाफोन ने टेक ओवर कर लिया, तो इसके अंदर ऐसा चलता रहता है, कंपनी बंद नहीं होती। एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेती है, ठीक है ना, खरीद के उसके सारी चीजों को यूज करते हैं। आपने जितने भी कंपनी देखा होगा, तो कंपनी या तो दूसरे कंपनी में मर्ज होके वो चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। कोई भी पुरानी कंपनी उठा लो, नई कंपनी, आप न्यूज में देखना कि इसको उसने खरीद लिया, उस कंपनी को इस कंपनी ने खरीद लिया। ऐसा नहीं कि भैया ये कंपनी का नामो निशान मिट गया है, नाम बदल दिए जाते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में फेस वैल्यू कितना बोला मैंने? 10 रुपए। फेस वैल्यू क्या होता है? हर एक कंपनी जब अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराता है तो वहां पे इसकी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू कितनी होगी इसके? 10 रुपए। यानी जितने पैसे इन्वेस्टर ने लगाए उतनी ही लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होगा। कई बार, अब इसमें देखो, कई बार 10 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करने का मिनिमम है, आपने स्टार्टिंग में 4 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ने बोला जब मुझे 6 की जरूरत होगी मैं मांग लूंगा, और बाद में कंपनी को पता चला बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो जब बहुत सारा लॉस हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी बंद होने के मतलब कि कंपनी लॉस है, तो अब आपसे भी बोलेंगे भाई तूने 10 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, 4 दे दिया, तो अब आप कितना दोगे? मैक्सिमम 6 ही दोगे, इससे ज्यादा। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, जितना लॉस होता है अनलिमिटेड लॉस होता है उस केस में। जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो देखेंगे। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है हमारा? स्टैंप। क्या होता है हमारा? हर कंपनी का एक अपना स्टैंप होता है, जिससे वो सिग्नेचर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? साइन। अगर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं शिक्षा धाम, एक पेपर पे स्टैंप लगा के साइन कर दे, और आप हमारे बीच में क्या डील हो जाता है? एग्रीमेंट डन हो जाता है। अगर मैंने साइन कर दिया, सिर्फ मैंने, तो उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक के उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप ना लग जाए। अगर लगेगा तभी वो वैल्यू माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम क्या कर सकते हैं? शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे पर्सन तक आराम से जा सकता है। जब आप आगे जाओगे तो इसके ऊपर पूरा देखो, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, तो ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, कैसे ट्रांसफर होता है, नहीं होता, कब होता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, नहीं भरा जाता, लेकिन आपके पेपर में इतना ज्यादा नहीं आएगा। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट है, हेडिंग तो आपको सेम रखना है। एक है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो मतलब ये वाले पॉइंट को काट भी सकते हो कि कंपनी एक अपना अलग पहचान के साथ रजिस्ट्रेशन कराता है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो आप पॉइंट कितने लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट मैं इसलिए रख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में ये भी था।
डेफिनेशन में ये भी था, डेफिनेशन में ये भी था, डेफिनेशन में ये भी था, और बाकी 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गए। तो अगर आपने डेफिनेशन याद कर लिया तो इसके पॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। और पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक बार आपको बस क्या करना है, बुक से रीडिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं यहाँ पे रीडिंग दिखा दूंगा, आपको बस काम क्या रहेगा, इसको घर से रीड करके आओगे, और रीड करके आने के बाद आपको बोलना है सर ये ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये परपेचुअल सक्सेशन में ये लाइन क्या लिखा हुआ है। बस मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, आपको वो बातें समझ में आ जाएगी और आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आए? तो मैं अभी आज की क्लास में, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, नहीं तो मैं ये वाला पार्टी पूरा खत्म कर देता। फिर से मैं जो MWF में क्लास लेके अगली क्लास में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लग गया, मैंने नोट्स तो बना ही रखे हैं। फिर आपका लिमिटेशन ऑफ कंपनी क्या होते हैं अगर मैं बताऊं तो लिमिटेशन भी बता ही देता हूं, आपको पढ़ना ही तो है। लिमिटेशन सबसे पहले, भाई बहुत मुसीबत आई थी मेरे को बनाने में कंपनी, आसान काम नहीं था, 60-70 दिन लग गए थे, कभी ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये तैयार करो वो तैयार करो। तो पहला लिमिटेशन तो ये है, डिफिकल्ट इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब पता है क्या होता है, बनाना। किसी कंपनी को बनाने को क्या बोलते हैं हम लॉ के में, फॉर्मेशन करना। तो अब पता है कि फॉर्मेशन में क्या था, मेरे साथ डिफिकल्टी आया था। सेम यहाँ नाम अगर थोड़ा सा भी मैं मिसमैच होता, रिजेक्ट मार देते हैं वो तो फटाफट, भाई दूसरा नाम सोच करके आओ। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी मतलब मेरी कंपनी के बारे में, या इनफैक्ट किसी भी कंपनी के बारे में, आप इनकी एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट दिखा देता हूं। यहां पे सिर्फ आपको 50 रुपए देना है, MCA। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, देखो MCA, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। जितने भी आप थोड़े से पैसे देके यहाँ पे किसी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब जानकारी जान सकते हो। यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कितना टैक्स दिया, कितना पैसा कमाया, क्या रहा नहीं रहा, सारी जानकारी हमें सरकार को यहाँ पे बताना पड़ता है, इस वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। लेकिन मैं तो खुद जान सकता हूं क्योंकि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, लेकिन आपका भी मन कर रहा है जानने का, तो 50 रुपए आपको देना पड़ेगा सरकार को, और यहाँ पे जाके आप सारी चीजें रिपोर्ट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इतना यहाँ तो छोड़ो, आप फ्री में भी कर सकते हो। आप, मैं अगर कहूं रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2025-26, तो मैं कहीं भी जाके रिलायंस के वेबसाइट पे जाके, या किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे जाके, मान लेते हैं मनी कंट्रोल पे चला गया मैं, ये एक ऐसा स्टॉक मार्केट का है, यहाँ पे सब कुछ बताएगा कि इसका अगर देखा जाए तो इक्विटी इसके पास इतने करोड़ रुपए का है, ये सारी चीजें पता चल रही है। तो जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है, किसी को पता ना चले। लेकिन अब यहाँ मेरा कोई सीक्रेट तो रहा ही नहीं। तो एक ये लिमिटेशन है कंपनी बनाने की, हमारी कुछ सीक्रेट नहीं बचती, हमें सब कुछ क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी मतलब मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। इसका एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट हर काम में टांग अड़ाती है, जैसे कि अपनी सारी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड करो, इनकम टैक्स रिटर्न इस डेट पे फाइल करो, हमें दोबारा सारी चीजें बताओ, कितने शेयर हो गए नहीं हो गए ये बताओ, हर छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है सरकार को हमें। और ऐसे नहीं बताना, किसी सीए से साइन करा के बताओ। तो बड़ी सारी चीजें उन बार बार टाइम टू टाइम क्या करते हैं, पूछते रहे, रूल एंड रेगुलेशन बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी टेंशन वाली बात है हमारे लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन मतलब कंपनी बना के तुम्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, कंपनी बनाने के बाद दिक्कत क्या आई। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है, बनाने में ही दिक्कत आ गई भाई। दूसरा क्या हुआ, हमारा कुछ सीक्रेट बचा नहीं, सब कुछ पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। इसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया, मतलब गवर्नमेंट हर चीज में हमारे, अगर मैंने कुछ भी करा तो मेरी कंपनी को बैन कर देगी फट से। तो ये मेरे पास कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। इसके बाद क्या हो गया, डिले इन डिसीजन, फैसले लेने में टाइम लग जाते हैं, क्योंकि पहले मैं सरकार से अप्रूवल लूंगा, सरकार से अप्रूवल लेने के बाद मेरे पास आएगा, आने के बाद फिर मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर है उससे पूछूंगा, इन्वेस्टर से, मतलब एक फैसला, मुझे अगर मैं आज चाहूँ ना अपना नाम चेंज करना, मैं 2 महीने से पहले नाम चेंज नहीं कर सकता अपना, सारे इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे को जो डिसीजंस लेना है कि कब मुझे अपना नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज इतनी आसानी से नहीं हो रहा, तो डिले इन डिसीजंस में हो गया। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं बोलूँ नाम चेंज करूंगा और आप सबने मेरी कंपनी में पैसे लगाए, भाई 40% बंदे बोलेंगे मत करो और 60% बोलेंगे करो, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, मतभेद हो गया, मतलब आपस में विवाद हो गया, कुछ तो चाहते हैं कर दो और कुछ चाहते ना करो, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन को भी क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपकी किताब में गिवन होगा और पॉइंट्स यही मिलेंगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब क्या है।
तो मैं बाकी ये जो वीडियो भी मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बाय चांस जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे आपको रिमाइंड ना रह पाए, याद ना रह पाए, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कि जब भी आप देखो तो 1 घंटे की वीडियो फटाफट उस पार्ट को आप कट करके या फिर जल्दी से जल्दी देख सकते हो, और फिर अपना रिवीजन करने बैठोगे तो समझ में आएगा। तो आपके पास 2 ही होमवर्क मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर से। एक तो फीचर ऑफ कंपनी, एक तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए आज। एक मीनिंग ऑफ कंपनी आपको याद करना है, दूसरा फीचर ऑफ कंपनी के सारे पॉइंट्स, अंदर के पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, और तीसरा लिमिटेशन ऑफ कंपनी। अगली क्लास के अंदर हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस, मतलब ये कंपनी वाला पूरा पार्ट अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप, ये बड़े छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा कौन सा पार्ट है इसके अंदर, कंपनी। इस चैप्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर आता है बीपीओ केपीओ, यानी ग्लोबलाइजेशन वाला, एडीआर जीडीआर, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। वो बड़े छोटे से चैप्टर हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। इसमें नोटिंग करने के लिए मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसको जैसे नोट करना है वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा।